Hello everyone and welcome to your own channel Adarsh English Classes। बच्चों, आज हम लोग इसमें क्लास 10th इंग्लिश का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम कल ही हुई है उसी क्वेश्चन शीट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। राइट। चलिए देखते हैं कि कल के एग्ज़ाम में क्या क्या आया था और कैसे हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये सीरीज 5FGEH है। रोल नंबर किसी का था बच्चे, तो उसको मैंने यहाँ पर उसको इरेज कर दिया है। कल ही की पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। ये जो है QP कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक, और हूबहू वही क्वेश्चन शीट है जो कल के बच्चों ने एग्ज़ाम में फेस किया है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस। रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दैम, कि बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसको फॉलो भी करना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 11 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है, सारे के सारे कंपलसरी हैं। सेकंड कह रहा है द क्वेश्चंस पेपर कंटेन 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में ये बटा है, A, B और C में। ए में आपको रीडिंग स्किल्स है, बी में आपका ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स है, एंड दी थर्ड वन लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। ओके। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए, ये देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। एक टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि 1 2 3 करके डिवाइडेड है। आपको वो टेक्स्ट पढ़ना है, समझने की पूरी कोशिश करनी है और फिर आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, चैट जीपीटी के बारे में है। चैट जीपीटी क्या कह रहा है आपका? चैट जीपीटी कैन सर्च, इट कैन नॉट रिसर्च। The platform has attracted the world attention because of the speed with which it assembled and produced information in a logical sequence powered by artificial intelligence, as if a human being were promoting it to write। हम लोग क्या करेंगे, एक एक पूरा पैसेज का हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन करने से लेट हो जाएगा। ठीक है। पैसेज 1 का हिंदी है कि चैट जीपीटी सर्च तो कर सकता है पर रिसर्च नहीं कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया का जो ध्यान है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और इसे, क्योंकि ये जिस गति से जानकारी इकट्ठा करता है, जिस तेज़ी से ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देता है, और एक रीजनिंग, इट मीन्स कि तार्किक तार्किक क्षमता, उसके सीक्वेंस में सारी चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसा कि कोई इंसान इसे लिखने के लिए मोटिवेट हो सकता है या प्रॉम्प्टिंग हो सकता है। तो ये था। सेकंड है, क्यूरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट चैट जीपीटी कैन डू, आई ओपन एन अकाउंट एंड आस्क इफ इट वुड रिप्लेस research in future, and promptly it replied as an AI in language model, so I don't hold personal beliefs but I can present argument on both side of the topic। यह समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि मैं यह समझने के लिए क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि चैट जीपीटी आखिर क्या हो सकता है और ये क्या क्या कर सकता है, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। तो कह रहा है कि मैंने एक अकाउंट खोला था उसमें, और उसको मैंने पूछा, मैंने आस्क किया, देखा क्या कि ये फ्यूचर में किस तरह के रिसर्च की जगह लेगा। और तत्काल ही मैंने क्या देखा, इसके इसके रिप्लाई में मुझे क्या मिला कि जो एआई लैंग्वेज मॉडल के रूप में है, ये एक पर्सनल बिलीव कैरी करता है, लेकिन ये दोनों पक्षों के लिए तर्क प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। ये दोनों पक्षों के लिए क्या करेगा, साइड ऑफ द टॉपिक आर्गुमेंट ये क्रिएट करेगा। अगला आपका कह रहा है, थर्ड वन कह रहा है, द आंसर अम्यूज्ड मी एंड द स्पीड विथ विच
it type of the information across the screen was mind boggling, so I could not read the answer as fast as it type out the sentence. But when it had finished, I had through the document. It was impressive, so it was truly informative. कि मुझे इसके आंसर ने एकदम से चौंका दिया, एकदम से अम्यूज्ड कर दिया। जिस स्पीड से इसने स्क्रीन पर सारी जानकारी टाइप कर दी, वो माइंड को एकदम से हिला देने वाला है, माइंड को बॉगलिंग कर देने वाला है। और मैं आई कुड नॉट रीड, मैं एकदम से उसको पढ़ नहीं सका, इतने स्पीड में ही आया कि इतनी जितनी तेज़ी से इसने सेंटेंस को टाइप किया, मैं पढ़ भी नहीं पाया। और जब ये एंड हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैंने क्या देखा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने पढ़ा और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और रियलिस्टिक था, इन्फॉर्मेटिव था। तो यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल चैट जीपीटी की, जो आजकल एक न्यू थिंग निकल कर के आया है, जिसने लाइफ को और ज़्यादा ईज़ी कर दिया है। 4th पैरा में क्या कह रहा है? 5 different 5 different points had been explained briefly in seconds, कि 5 बड़े-बड़े पॉइंट्स को वो सेकंड्स में डिस्क्राइब कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। आई वुड हैव थॉट ऑफ दोज़ 5 points in an hour or more depending on the complexity of the topic. So AI catalyst not conquered, but ChatGPT and the future of research was the title that it threw up to my question, and it matched my opinion about the future of research. Author ChatGPT. The write-up had an introduction and conclusion, just as our English teachers have taught us. कि मैंने 5 अलग-अलग पॉइंट को कुछ ही सेकंड में एकदम से ब्रेवली चीज़ों को समझाया गया था। मैं उस सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता के आधार पर 1 घंटे या उससे भी अधिक समय उन 5 पॉइंट्स के बारे में सोचता, लेकिन उन्होंने तो फ्यू सेकंड्स में दे दिया। और क्या था कि ये एआई जो है, ये एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, लेकिन नॉट कंकर, लेकिन ये कोई विजेता नहीं है। चैट जीपीटी क्या है? रिसर्च का एक मीडियम है, जो भविष्य में इसका एक बढ़िया स्कोप करेगा। और मेरे जो प्रश्न में उत्तर आया है, जो मेरा आंसर निकल कर के आया है कि चैट जीपीटी के बाद रिसर्च के लिए फ्यूचर के बारे में जो मेरा ये है, मेरा ओपिनियन है, मेरा जो राय है, ठीक है, ये इससे मेल खाता था। उसके बाद वो कह रहा है कि राइट अप लीड टू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कि मैं इस लेख और परिचय और इसका जो निष्कर्ष था, उसमें मुझे क्या मिला कि जैसा कि हमारे इंग्लिश टीचर ने हमें सिखाया है, एकदम सब कुछ सेम सेम है। तो ये था आपका। आगे देखिए। नाउ फिफ्थ पैरा कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट came from countless database, as that it was its designed to be. And by contrast, when I research a subject or an 800-word article, so I visit 5 or 6 authoritative source, I don't go a million as most are copies। कि मैंने जब डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज़ों का, मैं अकाउंटलेस अनगिनत डेटाबेस से जो निकल कर के आया, क्योंकि उसमें क्या था? एज इट इज़ वॉट इट्स डिज़ाइन, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन किया गया था, उसमें इसी काम के लिए ही उसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके बाय कंट्रास्ट, इसके उल्टा, इसके विपरीत में मैंने क्या पाया कि आई रिसर्च अ सब्जेक्ट फॉर 800 वर्ड्स। तो इसके विपरीत में मैंने 800 शब्दों के विषय में मैंने पाया। आई विजिट 5 or 6 ऑथोरिटेटिव सोर्स, कि मैं 5-6 ऑथोरिटेटिव रिसोर्सेज से मिला। आई डोंट गो टू अ मिलियन एज मोस्ट आर कॉपीज़, कि मैं लाखों स्रोतों पर नहीं जाता हूँ, और क्योंकि मैं इनमें से अधिकांश जो कॉपीज़ है, मोस्ट आर दी कॉपीज़ हैं, वो क्या है? मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नहीं जाता हूँ, जो ऑथोरिटेटिव सोर्स है मैं सिर्फ उसी पे जाता हूँ। तो ये वो अपना बता रहा है। नेक्स्ट पैरा कह रहे हैं, 6th para, the differences between the write-up of ChatGPT and my research article is the former as a mere summary. When I write, I search new ideas and niche them in a way that reflect my thoughts and perspectives. So I choose only what is original, unique and fresh, and they process them in my mind to create a fresh angle. नेक्स्ट ये रीडर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, तो ये जो डिफरेंसेस है लिखने का, जो
अंतर है दोनों के बीच का, उसके बारे में वो बता रहा है कि मैं नए नए आइडियाज़ को खोजता हूँ, नए नए चीज़ों पर लिखता हूँ और अपना जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा दृष्टिकोण है, उसके उसको मैं अद्वितीय और एकदम फ्रेश बनाता हूँ और अपने दिमाग का मैं यूज करता हूँ। मेरे लिए ये जो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो मैं करता हूँ और चैट जीपीटी जो करता है, तो हम दोनों के बीच में यही फ़र्क है। फ़र्क यहाँ पे बता रहा है इस पैराग्राफ में। अगला कह रहा है 7th पैरा में, रिसर्च हैज़ नो वैल्यू इफ इट ओनली समराइज नॉन इन्फॉर्मेशन, कि रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं है अगर वो हमें सिर्फ समराइज देता है, सिर्फ सारांश देता है। इवन अ लिटरेचर सर्वे इन योर सब्जेक्ट रिक्वायर यू टू से व्हाट विल यू व्हाट विल यू डू विद द फर्दर एंड हाउ। इसका मतलब है कि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये क्या देता है, सिर्फ समरी देता है। इवन यहाँ तक कि जो आपके सब्जेक्ट में लिटरेचर का जो सर्वेक्षण हुआ था, जो सर्वे हुआ था, उसमें भी ये निकल कर के आया कि आपको ये बताना होगा कि इसके साथ आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तभी वो कुछ वर्क करेगा, नहीं तो चैट जीपीटी खोल लोगे कोई काम नहीं आएगा। आपको आपके जो क्वेश्चंस है, जो सवाल है, उसको पुट करना होगा। ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ समराइज़ कर सकता है, ज़्यादा उसको एक ये वे में बता नहीं सकता है। ये सिर्फ जो रिसर्च है उसकी जानकारी का सारांश देता है। इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आगे कह रहा है 8 नंबर में, रिसर्च इज़ नॉट अ जोक, कि भाई देखो, शोध करना कोई मज़ाक नहीं है, रिसर्च करना कोई मज़ाक नहीं है। ईयर्स अगो, सालों पहले, आई हैड आस्क्ड माय प्रोफेसर, मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था, क्या पूछा था? लेटर ऑन माय सुपरवाइज़र, जो बाद में मेरे सुपरवाइज़र बने, ठीक है। हाउ कैन आई पब्लिश एन आर्टिकल इन रिसर्च जर्नल्स, कि मैं कैसे अपने जर्नल्स को, अपने शोध रिसर्च जर्नल पत्रिकाओं को कैसे प्रकाशित कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ। 9th में कह रहा है, ही आंसर्ड, उसने बताया, व्हेन यू हैव रीड एवरीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, कि जब तुम सारी चीज़ों को पढ़ लोगे देन एंड हैव समथिंग ओरिजिनल टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ द रिसर्च, और जब तुम्हारे पास मौजूदा ढांचे में उसमें जोड़ने के लिए कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स रहेगा, तब जा करके तुम उसको कर सकते हो। देन माई हेड स्वाम, कि मेरा तो भाई दिमाग ही घूम गया। सर ने क्या बोला, प्रोफेसर सर ने। आगे कह रहा है 10th नंबर में, excellent research is a daunting task and calls for hard intellectual work, क्या, कि जो एकदम एक्सेलेंट रिसर्च होता है, एकदम बहुत बढ़िया वाला उत्कृष्ट शोध होता है, उसमें वो एक कठिन कार्य है। वो कैसा है, एक डाउटिंग टास्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। व्हेन यू रिसर्च, जब आप रिसर्च करोगे, देन यू डोंट गो वाइट, कि तब जब आप रिसर्च करोगे बहुत बड़े वे में मत चले जाना, यू गो डीप, उसके डीप में जाना, एंड यू थोरोली इन्वेस्टिगेट अ माइनर कॉन्सेप्ट, कि आप पूरी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी सी अवधारणा की गहन जांच करना पड़ेगा आपको, उसमें करना होगा। एंड माइनर कॉन्सेप्ट रिसर्चिंग इट एक्सटेंसिवली, और तब आपको उस पर क्या करना होगा, एकदम विश्वास के तरीके से जांच करना होगा, सारी चीज़ों को देखना होगा। देन सब्सटेनेटलिंग each claim reliable source, experiment, models, and beyond. So it took years to discover the atom and the theory of the gravitation. So ChatGPT can summarize the discoveries, but it cannot add to them. It does not have the mental bear wherewithal for that. It means कि चैट जीपीटी के पास अपना कुछ भी मेंटल साधन नहीं है। आप जितनी चीज़ें दोगे उतनी ही चीज़ों को वो आपको खोज कर देगा। अगर आपने किसी एटम या किसी ग्रेविटेशन के बारे में, उसके थ्योरी के बारे में खोजना चाहते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं, तो वो उसको वो खोज कर दे देगा, क्योंकि आपने पुट किया है। लेकिन उसमें वो कुछ भी ऐड या माइनस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का माइंड नहीं है। इट कैन नॉट बी एट देम, कुछ भी चीज़ वो नहीं कर सकता। इट डज नॉट हैव द मेंटल वेयर विदल फॉर दैट, उसके पास कोई भी चीज़, उसका अपना मानसिक कोई माइंड नहीं है। जो आप दोगे वही निकल करके आपको मिलेगा। इससे ना ज़्यादा वो आपको घटा सकता है, ना बढ़ा सकता है। चलिए, टाइम टू आंसर। इतना सारा लंबा सा पैसेज पढ़ने के बाद अब आपका क्वेश्चन निकल करके आता है
सवाल आपका कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव, कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है उसके पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है, अपने मन से नहीं देना है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज दैट ऑथर्स व्यू अबाउट चैट जीपीटी, कि कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो आपको बढ़िया चैट जीपीटी के बारे में बढ़िया समराइज किया गया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, इट कैन ओनली सर्च बट नॉट रिसर्च, कि इसका अपना ना तो माइंड है नहीं अपने से कुछ कर सकता है, जितना हम लोग सवाल पुट करेंगे उतना ही का वो आंसर दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, डी। जिस भी बच्चे ने डी आंसर किया है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, उसका आंसर सही है। अब देखिए सवाल है आपका, सवाल कह रहा है जी, what did the professor suggest to the author's questions of how he could publish his research journals, कि प्रोफेसर ने उनको क्या सजेस्ट किया था कि कैसे वो अपना रिसर्च जर्नल पब्लिश कर सकता है। इसका आंसर है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, मैंने आप लोगों के लिए ये आंसर रेडी किया है। द प्रोफेसर सजेस्टेड दैट द ऑथर्स कुड पब्लिश his research journal only after reading everything on the subject and contributing something original to the existing body of research। यही समझाया था ना कि आप भाई आप उसको गहन बहुत ही बारीकी से जांच करिए, उसके बाद ही आप उस पर कर सकते हैं, तब आप पब्लिश कर सकते हैं, इसके अलावा आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। इस एनालॉगी को कंप्लीट करना था। डिपेंडेबल, डिपेंडेबल के एवज में क्या था, रिलायबल। इसी तरह नेशनल, नेशनल के एवज में क्या है, लॉजिकल। क्या है बच्चों, लॉजिकल। जिसने भी लॉजिकल पुट किया है बहुत बढ़िया, उसका आंसर सही है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कह रहा है कि मेंशन वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट अप ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल, कि आपको इसमें से वन बेसिक डिफरेंस बताना होगा। आपको बताइए, मेंशन करिए कि चैट जीपीटी में और ऑथर्स के रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगेन आई विल शो योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो यह है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आंसर है कि द बेसिक डिफरेंस इज दैट चैट जीपीटीज राइटअप इज अ मेयर समरी, कि सिर्फ ये समरी लिख सकता है, वाइल द ऑथर्स आर्टिकल रिफ्लेक्ट ओरिजिनल यूनिक आइडियाज एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव। जबकि जो ऑथर का माइंड है वो ओरिजिनल चीज़ को ढूंढ सकता है, यूनिक चीज़ कर सकता है, यूनिक आइडियाज सर्च कर सकता है, मतलब उसके माइंड में आएंगे, और उसका अपना पर्सनल जो एटीट्यूड रहेगा, जो उसका अपना दृष्टिकोण रहेगा, तो ये एक ऑथर के साथ हो सकता है, ये ह्यूमन बीइंग के माइंड के साथ हो सकता है। लेकिन चैट जीपीटी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, उसको तो जितना जितना प्रोग्राम किया गया है उतना ही वो वर्क करेगा, सोच विचार वो नहीं कर सकता है। ये था आपका चौथा आंसर। चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, कि आपको इस सेंटेंस को सही शब्द के साथ कंप्लीट करना है। नाउ लाइन क्या है, द ऑथर नोटिस्ड दैट द राइटर प्रोड्यूस्ड बाय चैट जीपीटी हैड एन इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन। राइटर ने क्या देखा कि चैट जीपीटी क्या करेगा, एक कंक्लूजन देगा, एक इंट्रोडक्शन देगा। जस्ट एज ही लर्न इन हिज इंग्लिश क्लास बट इट स्किल्स लैग्ड, लेकिन इंग्लिश इसके स्किल्स क्या हो जाएंगे, लैग्ड। यहाँ पे आपका फील हो जाएगा ओरिजिनलिटी, क्या फील होगा, ओरिजिनलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर वॉज मूव्ड बाई द डैश विथ विच द चैट जीपीटी वॉज प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। तो यहाँ पे बाबू आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, स्पीड। क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक दिस इज वेरी इजी है। स्टेट वेदर द गिवन सेंटेंस में स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है आप उसको देखो और समझो कि वो सही है कि गलत है। रिसर्च इज नॉट बेनिफिशियल इफ इट ओनली समराइज द नॉन इंफॉर्मेशन। देखो
सही बोल रहा है ना, रिसर्च इज नॉट बेनिफिशियल। हमने पैसेज में देखा कि रिसर्च बेनिफिशियल नहीं होता है, ये क्या होता है, सिर्फ समराइज होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है, quote the answer of the ChatGPT from the above given passage when it was asked whether it would replace research in the future। कि अब आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर इसका देखते हैं। 8 नंबर का आंसर जिस भी बच्चे ने ये लिखा है, एट का आंसर है एज एन AI लैंग्वेज, की जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज है, उसका मॉडल है, आई डोंट होल्ड पर्सनल बिलीव्स बट आई कैन प्रेजेंट आर्गूमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द टॉपिक। बड़ा सुंदर आंसर दिया इसने। क्या बोला कि मैं AI जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मॉडल है, मैं उस पर पर्सनली बिलीव तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं दोनों तरफ से, बोथ साइड से मैं क्या करता हूँ, आर्गूमेंट इसका मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका 8 का आंसर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। क्या है, रीड द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट। द क्लाइमेट एंड लैंडस्केप इन उत्तराखंड vary gently with altitude 168 and 7619 meter from the largest glacier in the higher elevation to the subtropical forest in the lowest elevation। इट मीन्स कि जो उत्तराखंड में जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एल्टीट्यूड है, जो परिदृश्य वहाँ का है, वो उसके साथ मैं काफ़ी डिफरेंस रहा, काफ़ी अलग रहा। कैसा, कैसे कि जो उसका हाई एल्टीट्यूड है, वो सबसे बड़े ग्लेशियर से लेकर के सबसे कम लोवेस्ट एलिवेशन तक, सबसे कम ऊंचाई तक क्या कर रहा है, वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वन वहाँ से वहाँ तक का है। ये आपका फर्स्ट पैरा कह रहा है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, तो क्लाइमेट की बात हो रही है, ग्लेशियर की बात हो रही है, और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ पैरा 2 कह रहा है, द lowland along the border of UP are covered by the drier Tarai savanna grassland. The moist deciduous forest of the upper genetic plains from the Bhambar belt. Due to the extensive agricultural practices, so most of these lowland forests have been cleared. Snow and bare ice occupy the highest altitude। इसका मतलब है कि जो यूपी की जो बॉर्डर है, सीमा है, उससे जो निचला हिस्सा होता है, ड्रायर तराई क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाना घास के मैदान, बर्फ़ से शुष्क तराई से ढके हुए घास के मैदानों से ढके हुए हैं, वहाँ का जो निचला हिस्सा है। और ऊपरी जो है, वहाँ पर गंगा मैदानी भाग, जो आपको बताया जा रहा है कि प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, गंगेटिक प्लेन्स मतलब जो गंगा का मैदान है, उधर भांबर बेल्ट बनाते हैं। और भांबर बेल्ट के साथ ही ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल कृषि प्रथा के कारण निचले इलाकों में अधिकांश जंगल क्या कर दिए गए हैं, क्लियर कर दिए गए। क्या भाई, ये लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो बहुत ज़्यादा जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती बाड़ी किया जा रहा है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि स्नो एंड बेयर आइस ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, कि जो बर्फ़ है वहाँ पर, जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा सबसे अधिक ऊंचाई पर हैं, वैसे घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे बर्फ़ की बात हो रही है, हाई एल्टीट्यूड, और यूपी के बॉर्डर की बात हो रही है। नेक्स्ट थर्ड पैरा कह रहा है, नाउ थर्ड पैरा, ठीक है, पेंसिल बराबर चल रही। थर्ड पैरा कह रहा है, दिस स्टेट ऑक्यूपाइज 53,483 स्क्वायर किलोमीटर 1.63% of India's total land area. Out of 13 districts, Uttarakanshi occupies the maximum area of 8039 square kilometer, while Champawat covers the minimum area of the
1634 square kilometer. Uttarakhand experiences 4 types of the season, namely monsoon June to September, post monsoon October to November, cold weather December to February and the pre monsoon March to May. तो यहाँ पर वेदर की बात की जा रही है कि कैसे कैसे कौन कौन सा सीजन आता है। कह रहा है कि ये जो स्टेट है ना, ऑक्युपाई कर रहा है 483 वर्ग किलोमीटर एरिया के भारत के अलग अलग भारत के कुल जो भूमि क्षेत्र है उसका वो 1.63% में फैला हुआ है। 13 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है 1839 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चंपावत का क्षेत्रफल सबसे कम है 1634 किलोमीटर। उत्तराखंड में 4 प्रकार के मौसम होते हैं, जो कि मानसून है जून से सितंबर चलता है। मानसून के बाद जो आता है वो अक्टूबर से नवंबर चलता है। ठंड की मौसम आती है दिसंबर से फरवरी चलता है। और मानसून से पहले जो माह आता है प्री मानसून मार्च टू मई चलता है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। पैरा थोड़ा लेंदी है, आगे कह रहा है द नॉर्मल एनुअल precipitation in the state of 1446 millimeter. Rain usually starts at the end of April and lasts until September. So the monsoon rainfall is 78% of the annual rainfall. So this makes the state prone to flood during monsoon, and Bageshwar received the maximum normal annual rainfall 1832 millimeter, and 81% fall of this rainfall occur in the monsoon season. Haridwar receives the monsoon minimum normal annual rainfall 1107 millimeter. अब इन लाइनों का क्या मतलब है सुनिए कि जो सामान्य वर्षा होता है, जो जनरल एक नॉर्मल एनुअल जो पर्सिपिटेशन होता है, जो वर्षा होती है वो कब से कब तक की होती है कि वो 1446 मिलीमीटर है, लेकिन आमतौर पर ये अप्रैल के मंथ में शुरू होता है सितंबर तक चलता है। और ये मानसून का जो रेनफॉल है वो साल का 78% है। ये स्टेट को मानसून के दौरान क्या लेके आता है, फ्लड लेके आता है, ठीक है, प्रॉन ऑफ फ्लड लेके आता है। और जब फ्लड आती है, जब बाढ़ का दायरा बढ़ जाता है, बाढ़ का आशंका बनने लगता है, तो वो बागेश्वर से अधिकतम सामान्य वार्षिक 1872 मिलीमीटर होती हुई वर्षा का 81% मानसून के मौसम में होता है। मार्च से अप्रैल के दौरान ये तापमान मई और जून से चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब occur in the monsoon season. हरिद्वार रिसीव द मिनिमम और नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इतना टू इतना। तो इस पैरा में हम लोग मानसून के बारे में देखें। नेक्स्ट चलते हैं पैरा नंबर 4। क्या कह रहा है, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन topographical features, temperatures vary widely during March and April. Temperatures rise until they peak in May to June. कह रहा है कि जब टेम्परेचर एकदम पीक पर पहुंच जाता है, कब, मार्च और मई और मार्च के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज कर जाता है। When the mean maximum temperature in the southern and valley regions in between 34 and 38 degrees Celsius, and the mean minimum temperature is between 20 to 24 degree Celsius. कहने का मतलब है कि जब सदर्न में, दक्षिण वैली में, घाटी में, वहाँ पर अधिकतम तापमान 34 और 38 के बीच होता है, तो न्यूनतम तापमान 20-24 के बीच रहता है। आगे कह रहा है टेम्परेचर कैन रीच 42 डिग्री सेल्सियस इन वैलीज, बढ़ भी सकता है, 42 चला जाता है, एंड द सदर्न हाफ ऑफ द स्टेट एंड 30 डिग्री सेल्सियस इन द 2 किलोमीटर्स हाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ता है। एलिवेशन ऑन द सम डेज, डे एंड नाइट temperatures begin to deep around the end of the September and reach the lowest in January and early February. And January is the coldest month with an average maximum temperature and 20 degrees Celsius and an average lowest temperature of 6 degrees Celsius. Then mean maximum and minimum temperature range from 10 degree to 12 degrees Celsius as altitude of 2 kilometer. इन लाइनों का मतलब है कि सितंबर के लास्ट में दिन और रात के तापमान में गिरावट आती है, कमी होने लगती है। लोवेस्ट लिखा है ना, लोवेस्ट, कमी आने लगती है। और जब कमी आने लगती है
तो इसकी तापमान और घट जाती है। जनवरी फरवरी में तापमान और घट जाता है और जनवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम जो कि होता है आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे 2 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पर ये चला जाता है तो एवरेज इंक्रीज करता है और उसका जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये इस पैरा में आपको बताया गया है। नाउ टाइम टू आंसर। तो ये पैराग्राफ हमने देखा, इसमें टोटल 4 पैराग्राफ थे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब आइए इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव, कि पैसेज के बेस पे आपको इसका आंसर करना है। जैसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली, भरना है। द वेरिएंस इन क्लाइमेट एंड लैंडस्केप ऑफ उत्तराखंड एज पर पैराग्राफ 1 इज मार्क्ड बाय। पैराग्राफ 1 में हम लोग उत्तराखंड के बारे में क्या क्या पढ़े थे, क्लाइमेट के बारे में क्या क्या पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। हमने पढ़ा था डिफरेंसेस इन एल्टीट्यूड, डिफरेंसेस इन एल्टीट्यूड, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। So most of the lowland forest are dash and ancient cleared due to the dash large scale, a small scale agricultural practice। It means कि आपको भरना है, यहाँ पे दिया ही है, आपको सिर्फ चूज करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्लियर्ड और यहाँ पे हो जाएगा लार्ज स्केल। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। जिसने भी ये दोनों चीज़ें भरी है उनका सही है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द लोवेस्ट रेनफॉल इन उत्तराखंड। पैसेज के अकॉर्डिंग लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ होता है उत्तराखंड में, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार, हरिद्वार में होता है। नेक्स्ट है 4th नंबर सवाल कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। In the given sentence taken from the para 3, select the option that correctly replace the underlined word with its most likely antonym. So rain, देखिए antonym ढूंढने बोल रहा है। Rain usually starts at the end of the April and last until September। तो स्टार्ट का अंटोनिम क्या होगा, खत्म होना। किसी चीज का शुरुआत हो रहा है तो उसका अंटोनिम उल्टा क्या होगा, खत्म होना। आंसर विल बी ऑप्शन सी, एंड्स। 5th नंबर कह रहा है कि दिस मेक द स्टेट ऑफ उत्तराखंड prone of flood during monsoon, justify the statement with reference to the passage given 30 to 40 words। इसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर करके देती हूँ। सो योर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा आपका आंसर, उसका जो भी सवाल था अभी हमने देखा उसका आंसर है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज prone of floods during the monsoon because 78% of the annual rainfall occur during this season, leading to heavy precipitation and increased chances of flooding, particularly in areas like Bageshwar that receive significant rainfall। क्या कह रहा है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जो रेनफॉल के दौरान फ्लड के चपेट में आ जाता है, प्रॉन मतलब उसके चपेट में आ जाना। ठीक है, चपेट में आ जाना। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज 78% ऑफ द एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वहाँ का वर्षा कितना 78% होता है 100% में। तो समझिए कि कितना ज़्यादा होता है और इसी मौसम में होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होने लगता है ना ड्यूरिंग दिस सीजन, और हैवी पर्सिपिटेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगता है। तब बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फ्लडिंग, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
और सबसे स्पेशली पर्टिकुलरली इन एरियाज़ लाइक, ये इन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पर्याप्त वर्षा होती है। सिग्निफिकेंट रेनफॉल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। नाउ अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है? विच टू डिस्ट्रिक्ट्स हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखो दोनों पूछ लिया, मैक्सिमम और मिनिमम रेनफॉल टू दी इन द स्टेट। स्टेट में मिनिमम और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है? तो अभी अभी हमने देखा है, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, बागेश्वर एंड हरिद्वार। बागेश्वर में ज़्यादा, हरिद्वार में कम। अब है एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, जो कि प्रायः होता ही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? कंप्लीट द गिवन टेबल। अब आपको यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। एक असर्शन दे दिया है, आपको तर्क देना, कथन दिया हुआ है, तर्क देना है। द टेम्परेचर्स वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, असर्शन किया है द टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। रीज़न इसका क्या हो जाएगा? रीज़न देखिए ज़रा आप लोग, जिसने भी ये लिखा है सबका सही हो जाएगा। आई थिंक कि सभी बच्चों ने ये लिखा ही होगा। ठीक है, आंसर विल बी ड्यू टू डिफरेंसेस इन topographical features and elevations, temperatures range from 42 degrees Celsius in the valleys to 10 to 12 degrees Celsius at 2 kilometer altitude, and resulting in significant variation in weather conditions. तो इस ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस वैलीज में होता है। ड्यू टू द डिफरेंसेस टॉपोग्राफिकल फीचर्स, ये जो स्थलाकृति विशेषता होती है, टॉपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, और उनके इलेवेशन उनकी ऊंचाई, दोनों में अंतर के कारण तापमान में, जो टेम्परेचर में 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी वेदर है वहाँ का, उसमें उसकी स्थिति में, उसके ये में वेरिएशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, महत्वपूर्ण बदलाव आ जाता है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ जाता है। किस लिए? ये ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स और एलिवेशन, उसकी ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के कारण से मौसम में बदलाव आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भाबर बेल्ट क्या है? सवाल क्या है? हाउ इज भाबर बेल्ट फॉर्म्ड, कैसे बना है? भाबर बेल्ट कैसे बना है? नाउ आई विल शो योर आंसर। दिस इज योर आंसर। द भाबर बेल्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ये बना है भाबर बेल्ट, सच एज सैंड एंड ग्रेवल दैट आर कैरिड बाय द रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालयाज। जो हिमालय से निकलती है और अपने साथ बहुत सारा कैरी करके ले आती है ग्रेवल और सैंड को। इसी से बनता है क्या? इसके डिपोजिशन से ही बनता है भागर बेल्ट। These sediments accumulate at the foothills and creating a porous and fertile area. इसीलिए नॉर्थ के एरियाज को क्या कहा जाता है? ऑल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। नॉर्दर्न एरिया बहुत सारे फर्टाइल्स होते हैं, क्योंकि वो गंगा बहुत सारा कैरिज करके ग्रेवल एंड सेंड्स लाती है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सही नहीं है? सही नहीं है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस वाले फॉर्म में, वो लोग ट्रू ट्रू ढूंढने लगते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। The mean maximum and the mean minimum temperature range from 15 to 20 डिग्री सेल्सियस at altitude of 2 किलोमीटर। नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा कितना? 10 to 12 ना, हमने पढ़ा 12 डिग्री सेल्सियस पढ़ा, 15 नहीं होगा, यही नॉट ट्रू है, गलत है। आगे बढ़िए, अब आ गया सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ग्रामर सेक्शन आ गया है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स का है ग्रामर सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following task as directed।
कि कम से कम आपको 12 में से 10 तो कम अटेम्प्ट करना ही है। नाउ सबसे पहला क्या है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कह रहा है रिप्लेस करने के लिए अंडरलाइन वर्ड को। तो एक यहाँ पे वो सेंटेंस दिया है, बोर्न इन 1872 रिचार्ड विल्स्टैटर was a chemist who invented the process of proper chromatography प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमाटोग्राफी। तो ये जो क्रोमाटोग्राफी है, पेपर क्रोमाग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमाटोग्राफी है, ठीक है, जरा देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, इन्वेंटेड इसका आंसर हो जाएगा, इन्वेंटेड, ठीक है। ऑप्शन वाले सवाल में आपको थोड़ा सा राहत हो जाता है, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट। आगे देखिए, कह रहे हैं राहिल एंड शामिल डिसाइडेड टू रीच द थिएटर एट 5 PM। ये दोनों ने डिसाइड किया थिएटर पहुंच जाएंगे कब? 5 बजे। रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द राहिल टू शामिल। तो दोनों के सवाल को क्या करना है? रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द साहिल, क्वेश्चन बनाना है। सो देखिए, विच मूवी आर वी गोइंग टू वॉच? कौन सा मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं? राहिल आस्क्ड टू शामिल पूछ रहा है कि हम लोग कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं। आंसर क्या होगा? विच मूवी दे वर गोइंग टू वॉच, ये हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना आस्क क्वेश्चन बाई राहिल टू शामिल। तो सवाल यहाँ पे बनेगा, तो क्या बन जाएगा? विच मूवी दे वर गोइंग टू वॉच, कि कौन सी मूवी दोनों देखने जा रहे हैं। नाउ आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर। कि दिए हुए लाइन को पढ़िए और एरर फाइंड आउट करिए, ठीक है। सो व्हेन द राउंड्स वर कंप्लीटेड द हर्डल्स एंड मेज अपीयर्ड ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऑन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस, ये आपका हो जाएगा एरर पार्ट, और ये ऑन ना होकर के क्या हो जाएगा? इन होगा, ये आपका हो जाएगा करेक्शन पार्ट। ओके, तो हमने करेक्शन पार्ट लिख दिया है और एरर पार्ट को हमने कवर कर दिया है। ये एरर पार्ट है ऑन, प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, ऑन ना होकर के क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। बहुत बच्चे एरर और करेक्शन वाले पॉइंट में फंसते हैं। मैंने देखा है 9-10 के बच्चे जब अभी एग्ज़ाम दे रहे थे स्कूल में, तो वो लोग एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस को भर भर के गलती किए। लोग आंसर लिख रहे हैं, एकदम लेंदी आंसर लिख रहे हैं। आंसर नहीं लिखना है, एक वर्ड का या एक सेंटेंस का ही होता है। जैसे इसमें है, एक वर्ड का आंसर है, क्या डिफरेंस है? ओनली इन को ऑन को इन में बदलना है, इतना ही है। लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों आंसर भर भर के करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, समझिए चीज़ों को। 4th नंबर कह रहे हैं, fill in the blanks to complete this message in a poster for safety। fill in the blanks to complete this message in a poster for safety। देखिए, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक इसलिए हो रहा है ना कि पेपर क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग भी महसूस कर पाते होंगे, इसीलिए प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा है, चीज़ों को देखना पड़ रहा है बारीकी से। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ना जाएं कृपया। आगे देखिए, कह रहा है कि आर प्लेनेट इज प्रीसियस एंड ओनली वी डैश सेव इट। हमारा जो प्लानट है भाई प्रीसियस है, और हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं सेव? सिर्फ हम लोग इसको कैसे सेव कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैन। आर प्लानट इज प्रीसियस एंड ओनली वी कैन सेव इट, वी कैन सेव इट, कैन, ठीक है, कैन। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ब्लर है बच्चों, एडजस्ट करिएगा, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ ताकि बच्चे रिलैक्स हो जाए कि एग्ज़ाम अच्छा गया है। 5th नंबर कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। फिर वही एरर करेक्शन का आ गया है क्वेश्चन। एक लाइन दिया है आपको, उसको केयरफुली पढ़ना है। इन अर्लियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरीज प्लेस
एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। कि पहले के समय में जो लाइब्रेरी होता था ना, एक लोगों के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। अब यहाँ पे बच्चों आपको ढूंढना है बेटा। तो यहाँ पर देखो वर्ब का करेक्शन करना है ना। एरर क्या है? प्लेस। प्लेस नहीं होगा क्योंकि बात हो रही है अर्लियर टाइम की, जो बीत चुकी है, भूतकाल की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है। तो प्लेस बदल करके क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, प्लेड। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन कह रहा है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ गार्ड एंड अ विजिटर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, उसको आपको एक गार्ड और एक विजिटर के बीच में बातचीत हो रही है। जैसे कि गार्ड कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, पार्क योर कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। सर, गाड़ी को कहाँ लगाइए? विजिटर्स पार्किंग एरिया में लगा दीजिए। विजिटर कह रहा है ओके, प्लीज हेल्प मी पार्क माई कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। ठीक है, चलो मेरी मदद करा दो, मैं पार्क वहाँ पे कर दूंगा। द गार्ड greeted the visitor and told him to park his car at the visitor's parking area. At this, the visitor requested him. तो विजिटर ने अभी अभी क्या कहा उनसे? To help him park his car in the visitor's parking area. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या भरेंगे? To help him park his car in the visitor parking area. ठीक है, अगला सवाल है 7th नंबर। Identify the error and supply correction for the following pre-flight announcement before takeoff। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एरर कनेक्शन ही फाइंड आउट करना है। सवाल देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 487 फ्लाइंग फ्रॉम हांगकांग टू सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को, वो हांगकांग से कहाँ जा रहा है? फ्रांसिस्को जा रहा है। तो सबको बोल रहा है कि भाई आप लोगों का स्वागत है। वी आर करेंटली थर्ड इन लाइन फॉर टेकअप एंड वर एक्सपेक्टेड टू बी इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स टाइम। ठीक है, सबको वो रेडी करवा रही है, फ्लाइट उड़ने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर एरर कनेक्शन देखना है कि करेक्शन करना क्या है। देखिए, ये जो यहाँ पे एंड वर एक्सपेक्टेड, ये है, वर ना होकर के क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो बोला है मिनट्स टाइम, तो वो मिनट्स टाइम ना होकर के क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। इसमें दो थे। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द डायलॉग। देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपके पास तो आपका आंसर क्वेश्चन शीट है ना, आप उससे मैच करना। ठीक है, गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, ढूंढना है। कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द डायलॉग, डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है एक डायलॉग फॉर्म में। मदर, व्हाई आरंट यू प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स। मदर कह रही तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते हो? रेहान कह रहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, कि मैं अच्छा आज महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। मदर आस्क रेहान डैश, रेहान रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। क्या रिप्लाई किया? कि वो उस दिन अच्छा नहीं फील कर रहा था। तो यहाँ पर हम इस डैश में क्या भरेंगे? वाई ही वॉजंट प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। ये क्या है? ये आपका नरेशन, रिपोर्टिंग बोला है ना, नरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ 9th number, fill in the blanks choosing the most appropriate options. The news about the retirement of the favorite character gave me dash disappointment. ठीक है, the news about the retirement का news of my favorite character, किसी फेवरेट बंदे का रिटायरमेंट आ गया तो मुझे क्या हो रही है? बड़ी डिसअपॉइंट हो रही है, बहुत निराशा सा लग रहा है। तो यहाँ पर इस एरिया में हम क्या भरेंगे? मच। गेव मी मच डिसअपॉइंटमेंट, मच, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स है। द रोड हैव बीन widened so much that 6 lanes of vehicles could, क्या भरा जाएगा? could be accommodated। ठीक है, could।
11th नंबर कह रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब को देखना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोसफेयर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। कि इस ब्रैकेट पे ब्रैकेट का करेक्ट फॉर्म भरिए वर्ब का। क्या होगा? माही डैश शिर्क द टास्क गिवन टू हर एंड वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ इस वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ईडी जोड़ देंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट हो जाएगा। नाउ अब आ गया है क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ऑल डिटेल प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फ्रॉम द असेसमेंट पर्पस। सारे डिटेल्स क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इनका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। बस ये एक असेसमेंट पर्पस के लिए आपको दिया गया है। ये जो लाइन यहाँ दी है इसके बिहाफ में बोला जा रहा है। क्या कह रहा है कि convenience, variety, discount, the laziness are some of the reasons for the growing popularity of the ordering food online. So you are Santa or the Suhail, student editor to the National Times. अच्छा. So compose a letter in about 120 words in the editor to newspaper highlighting the adverse effect to take off food order online and emphasizes on the overall well-being of eating home cooked meal. एडिटर पर एक लेटर लिखना है और टॉपिक क्या रहेगा? डिस्काउंट द लेजीनेस आर सम ऑफ द रीजंस। टॉपिक रहेगा आपका हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट द टेक ऑफ फूड ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वेट और में एक और भी है ना। यहाँ पर बोला है यू विजिटेड योर होम टाउन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years और 4 years एंड वर डिसअपॉइंटेड एट द कंडीशन ऑफ द रोड। अच्छा, ये रोड पे लिखना है। दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिस रिपेयर द uneven surfaces, cracks, and potholes were affecting daily commute and causing safety issues for the people. You are Sulekha or Salim. So write a letter to the director of the municipal corporation in about 100 to 120 words, drawing attention to the poor conditions of road and inconvenience caused. So request him to look into the matter and take early action. तो दो एडिटर पर लेटर आपको दिया गया है। एक तो वो फूड के लिए बोल रहा है, फूड ऑर्डर करने, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। और दूसरा आपको रोड पर दिया गया है, जिगजैग रोड ऑन योर एरिया और दी लोकेशन। तो आपके एरिया का रोड भी बहुत टूटा फूटा सा है, तो दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील लेटर टू दी एडिटर। किस पर? पहला वाला जो सवाल था ऑप्शन ए वाला, दो था ना और करके हम लोग दोनों को देखेंगे, लेकिन 1 by 1 देखेंगे, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे ने ये लिखा है, किसी ने वो लिखा है, तो दोनों का कवर करें। लेटर टू दी एडिटर कैसे लिखना होता है? देखिए ना, नेम वहाँ पर दिया गया था सेंटा और सोहेल। सो स्टूडेंट एडिटर, नेशनल टाइम्स, February 15। कल की एग्ज़ाम की बात हो रही है तो मैं कल के बारे में बात करूँगी। अब लिखना कैसे होता है? द एडिटर, द डेली न्यूज़ सिटी, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ऑर्डरिंग टेक आउट फूड ऑनलाइन। इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन खाना मंगाने का, उस पर लिखना था। अब हम शुरू करते हैं सैल्यूटेशन के साथ। डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। जिसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे हेल्थ पे, जो ऑर्डर करके खाते हैं उस पर। While convenience, variety, and discount may appeal to many, the frequent consumptions of take-out food often leads। तो जो हम लोग बार बार मंगा के खा रहे हैं, ये बॉडी है बच्चों, ये बॉडी लिखना है आपको, बॉडी लिखना होता है, ठीक है। लीड्स टू पुअर डाइटरी चॉइसेस कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी, मोटापा को भी बढ़ा देता है। एंड indigestion and lifestyle related illnesses. Home cooked meal, on the other hand, provide balance, nutrition, hygiene, and are generally more cost effective.
कि घर का खाना बहुत अच्छा होता है, मंगा कर खाना बहुत महंगा पड़ रहा है, बीमारी को बढ़ा रहा है, ओबेसिटी मोटापा को बढ़ा रहा है। अर्ज आई रीडर्स, क्या बोल रहे हैं कि आई अर्ज रीडर्स टू कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग मील एट होम एंड प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ ओवर कन्वीनियंस। कह रहा है कि मैं रीडर से अपील करता हूँ कि वो लोग घर में खाना बनाए और खाए, उसको वो प्रायोरिटीज दे और अपने हेल्थ को ज़रा ध्यान रखे। इसी के साथ योर सिंसियरली शैंटान सुहेल। तो ये था लेटर जो कि एडिटर पर था लेटर, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग रोड वाला देखेंगे। ओके, उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को था रोड के बारे में, उसका अब हम लोग देखेंगे। बहुत बच्चे ने शायद ये भी लिखा हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। नेम दिया गया है आपके सवाल में, सुलेखा एंड सलीम। एड्रेस डालना होता है अपना, कोई एक एड्रेस। February 15 डेट डालना होता है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बच्चों? द डायरेक्टर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होम टाउन। ओके, एंड दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू पुट अप एनी हाउ। सो सब्जेक्ट में क्या लिखें? रिक्वेस्ट टू रिपेयर द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड। सैल्यूटेशन, डियर सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रोड इन आवर होम टाउन। हमारे यहाँ का रोड का स्थिति बहुत ही पैथेटिक है, हॉरेबल है। हैविंग रिटर्न आफ्टर 4 years, I was disappointed to find uneven surfaces, cracks, and potholes causing significant inconvenience during daily commutes। कि इतने सालों के बाद भी मैं लौट कर आया हूँ, तब भी वो यहाँ का स्थिति ऐसा का ऐसा है। दिस इशूज नॉट ओनली स्लो डाउन ट्रैफिक, इसके चलते से जो ट्रैफिक बहुत स्लो ये हो गया है, बट ऑल्सो सिर्फ यही नहीं, और भी सुनिए, पोज सेफ्टी रिस्क एंड, सबसे ज़्यादा किसको? पेडेस्टेरियन को, जो पैदल चलते हैं उन लोगों को, एंड ड्राइवर को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एंड काइंडली आई रिक्वेस्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस एंड रिपेयर द रोड एट द अर्लीस्ट टू इंश्योर अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर द रेसिडेंट्स। तो यहाँ के लोगों के लिए इस चीज़ को सेफ करवाइए, सिक्योर करवाइए। ये आपका था। लास्ट में योर सिंसियरली के साथ लेटर को क्लोज करते हैं अपना नाम डालकर। तो ये था आपका लेटर राइटिंग। ओके, तो ये लेटर राइटिंग हमने डन किया। नेक्स्ट चलिए अब इस पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, रीड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क इन योर कॉलोनी। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए यू हैव टू राइट डाउन अ पैराग्राफ। क्या लिखना है आपको? एक पैराग्राफ लिखना है, सारे वर्ड्स को मिलाकर मेंशन करते हुए। या तो फिर एक क्या लिखना है? देयर इज एन अलार्मिंग इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। बच्चे का क्या हो रहा है? मोटापा बढ़ रहा है। सो गिवन बिलो आर सम ऑफ द फाइंडिंग ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई कॉज। कि भाई कारण ढूंढिए कि बच्चे में क्यों मोटापे से क्यों पीड़ित हो रहे हैं बच्चे। तो ये दो है, दो पैरा है। अब दो में से आपको एक बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट वन। अब हम लोग पहले पार्क वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे पैराग्राफ है? ये पैराग्राफ राइटिंग का है। द चिल्ड्रंस पार्क इन आवर कॉलोनी इज वेल डिजाइन टू कैटर टू डिफरेंट एज ग्रुप। सब एज ग्रुप में बटा हुआ है। इट इज़ कवर्ड ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों तरफ से कवर्ड है। विथ 2 गेट्स, 2 गेट है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का साधन है। द स्केटिंग रिंग एंड बास्केटबॉल कोर्ट प्रोवाइडेड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ओल्डर किड्स टू इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। कि वहाँ पर भाई स्केटिंग है, बास्केटबॉल का कोर्ट भी है, खेल सकते हैं। बच्चे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उसके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है। उसके बाद कह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी प्रमोटिंग फिटनेस को भी बढ़ा रहा है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। यंगर चिल्ड्रंस हैव एक्सेस टू स्विम्स इन वन कॉर्नर, एक तरफ बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है छोटे बच्चों के लिए। विच इंश्योर अ फन एंड सेफ प्ले एरिया देम, वहाँ पर एक बच्चों के लिए प्ले एरिया है बढ़िया। एडिशनली द ओपन ग्राउंड सर्विस
a dual purpose allowing for colonies function, making the park as a social hub. So, the implementation of the specific timing helps regulate access and maintain discipline, ensuring the park is used responsibly. कि ऐसे नहीं करना कि कोई भी आए मुंह उठा के कुछ भी करे नहीं, उसको एक बढ़िया तरीके से इंश्योर करके करिए कि सारा चीज़ मेंटेन रहे. ओवरऑल द पार्क इज अ सुटेबल एंड सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रंस एंड रिक्रिएशनल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़. ये सारी चीज़ों को क्या करना है आपको? इंश्योर करना है. तो इंश्योर करते हुए इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है. तो ये था आपका पैराग्राफ 5 मार्क्स का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बी नंबर पैराग्राफ क्या था? द सर्वे ऑन ओबेसिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स हाईलाइट्स की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस alarming trend. The primary causes is an unhealthy diet 40%, followed by lack of the exercise 30%, stress and anxiety 25%, and genetic factors 5%. These causes have led to a significant rise in obesity. Obesity का क्या कारण था जिसमें बच्चे सफरिंग से ओबेसिटी से सफ़र कर रहे थे? तो ये सब फैक्टर्स हैं, इन सबको आपको इंक्लूड करना था, मेंशन करना है. आगे है particularly in the age group of 8 to 12 years old 28% followed closely by 13 to 15 years 25% इससे पीड़ित हैं. छोटे बच्चे यंगर चिल्ड्रन आर ऑल्सो अफेक्टेड विथ 20% ऑफ द चिल्ड्रन एज ग्रुप 5 to 8 years. तो ये इतने एज ग्रुप के बच्चे भी इससे पीड़ित हैं. एंड 13 ऑफ द दोज एज्ड 13% दोनों एज से मिलाकर हैं 0 to 5 years सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी. And survey suggested that lifestyle choices and environmental factors play a greater role than genetic factors, emphasizing the need for better dietary habits and regular exercise of combat obesity among students. तो ये क्या था? ये आपका और वाला पैराग्राफ था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक. ठीक है. सेक्शन सी का अब हम लोग पाठ करेंगे जिसमें क्या दिया है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ टू. ठीक है. नाउ थोड़ा ब्लर है, आप लोग अपना क्वेश्चन शीट से देखिएगा. दैट वॉज 24 hours अगो. 20 घंटे पहले की बात है. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. कोई उसके करीब नहीं जाता था. एक दिन क्या हुआ? ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स. एक दिन उसने क्या देखा? अपने पेरेंट्स को अपने भाई के साथ और अपने भाई को अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा. एंड परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. कि कैसे वो लोग स्विम करते हैं, कैसे वो लोग डाइव करते हैं फिश के लिए. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud crackle or cackled. And all the morning of whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट कर रहे थे. भाई बहन सब पेरेंट्स के साथ उड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये डरा सहमा सा एकांत एक कोने में खड़ा है जिसको बहुत डर लग रहा है कि उड़ेंगे तो गिर जाएंगे. अरे ठीक है, गिर जाएंगे, क्या होना है, फिर उड़ना है. चलो, तो अब ये था आपका पहला सवाल है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. द यूज ऑफ द फ्रेज प्राउड कैकल्स एड्स अ सेंस ऑफ प्राइड. क्या होगा? सेंस ऑफ प्राइड इन द एक्सट्रैक्ट. तो प्राइड यहाँ आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हाउ डू द पेरेंट्स टीच देयर यंग टू बी इंडिपेंडेंट. कि कैसे उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे छोटे छोटे को, भाई बहनों को, कि इंडिपेंडेंट होना है, खुद मछली पकड़ के खुद खाना है. ठीक है. ये सवाल है, इसका आंसर मैं देती हूँ. ओके, सो योर आंसर विल बी द पेरेंट्स टीच देयर यंग to be independent by
demonstrating essential survival skills such as flying, skimming, वेब्स एंड डाइविंग फॉर फिश। कैसे उनके पेरेंट्स जो हैं उसके छोटे भाई बहनों को सब कुछ सिखा रहे हैं। एंड द दे encourage their children to practice these skills and gradually perfect them, all while providing supports and encouragement। कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सबको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट बनो, खुद मछली पकड़ो और तब खाओ। ये सब उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं बच्चों को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंट्रास्टिंग रिएक्शंस ऑफ द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस गिविंग रीजंस। ठीक है, तो उल्टा रिएक्शन क्या था उनके पेरेंट्स का, उसको डिस्क्राइब करना है। नाउ वी हैव आंसर। आंसर विल बी द पेरेंट्स हैव कंट्रास्टिंग रिएक्शंस टू देयर चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। They are proud of the elder brother's accomplishment and show approval through their actions कि कैसे उसका जो भाई है कैसे एक्शन कर रहा है। However, they taunt and mock the young Shigul for his cowardice। उनके डरपोक स्वभाव के लिए उसको टोंट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड हेजिटेशंस इन टेकिंग फ्लाइट, उड़ने के लिए जो हेजिटेट कर रहा है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यूजिंग अ टाउगर अप्रोच पुश हिम टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। इन सब चीज़ों से करके वो आखिर आफ्टर ऑल करना क्या चाहते हैं, तो उसको उड़ना सिखाना चाहते हैं। उनका मेन मोटो ये है कि वो उड़ना सीखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड डिवोर इन द अबव एक्सट्रैक्ट मोस्ट नियरली मीन्स। एक वर्ड आया है डिवोर, उसका दूसरा मीनिंग ढूंढ कर बताइए। उसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा गॉबल्ड। क्या हो जाएगा? गॉबल्ड। ऑप्शन बी। या वो करिए या फिर ये करिए। देखिए लोमो वाला चैप्टर है नातालिया वाला से, क्या बोल रही है? हेयर मी आउट आई इम्प्लोर यू एंड द पेजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंड मदर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ द explaining to you used to bake bricks for my aunt's grandmother, so now my aunt's grandmother wishing to make them a present। नातालिया कहती आई कांट मेक head or tail of your about aunt and grandfathers and grandmothers, the meadow are ours, that's all। कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा दादा का चाची का मीडो है कि मेरे दादा का मामा का मीडो है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि ये मेरा है, दैट्स ऑल। लेमन कहता है कि माइन नहीं मेरा है। फिर नातालिया कहती है कि आर्स यू कैन गो प्रोवाइडिंग इट फॉर 2 days एंड एंड। तो ये एक एक्सट्रैक्ट था, पार्ट का, चैप्टर का कुछ लाइन था जो अब उसको इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। जैसे पहला सवाल है कि व्हाट इज लोमो प्लीडिंग फॉर। किसके लिए जो है लोमो आग्रह कर रहा है उससे? सुनने के लिए कि भाई मेरी बात सुनो, टू बी हर्ड, मेरी बात तो पहले सुनो। नातालिया तो खूब चीख चिल्ला रही है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज द फॉलोइंग सेंटेंस हैव ऑन नातालिया एंड व्हाई। द peasants ऑफ योर फादर्स ग्रैंडमदर यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंडमदर। तो ये जो दिया गया है नातालिया के लिए, बोला नातालिया बोल रही है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्या है, तो ऐसा वो क्यों बोल रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है द peasant ऑफ योर फादर्स ग्रैंडमदर यूज टू बेक ब्रिक्स ऑफ माई आंट्स ग्रैंडमदर। ये जो सेंटेंस बोला गया है, दिस सेंटेंस confuses Natalia because she finds the complicated family history irrelevant to the argument about the ownership of the meadow। उस मीडो के लिए, घास का मैदान के लिए, ये जो दो फैमिली है काफ़ी इरेलीवेंट आर्गूमेंट करते रहते हैं। कहती है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है किसका था, दादा की चाची और दादा के पापा, ऐसे कुछ था। एंड सी इज़ मोर फोकस ऑन द करेंट। वो कहाँ पर फोकस करती है भाई? करेंट सिचुएशन पर। क्लेम करती है द लैंड रादर देन अंडरस्टैंडिंग पास्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर फैमिलीज। ये तो बहुत पुरानी पास्ट रिलेशनशिप चला आ रहा है दोनों फैमिलीज के बीच में। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तीसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द यूज ऑफ द फ्रेज कांट मेक head or tail, can't make head or tail, so adds to a sense of confusion। क्या हो रही थी? वो कंफ्यूज हो रही थी।
टू द एक्सटेंट कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी इन सब बातों से। व्हाट लोमो, अगला सवाल है, व्हाट लोमो ट्राइंग टू प्रूव, लोमो जो था वो किस चीज़ को प्रूव करने का ट्राई कर रहा था बेचारा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा था लोमो? तो लोमो समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रूव करना चाहता था। लोमो इज ट्राइंग टू प्रूव दैट द मीडो बिलोंग्स टू हिम, क्लेमिंग ऑनरशिप बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कनेक्शंस बिटवीन हिज फैमिली एंड द नातालियाज। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लेम कर रहा था कि मीडो मेरा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर दिया है वेलिंडा वाला। वेलिंडा वॉज अ ब्रेव एंड virile fawn of bears and ink the blink chased lions down the stairs. Master was a brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. तो ये वो कस्टर्ड वाला पोयम है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहला दिया है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, तो यहाँ पे यूज किया गया है शिमिली। शिमिली, ठीक है, सिमिली यूज किया गया है। यू कैन सी हियर व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। सो सिमिली, ये क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। व्हाट वाज आयरोनिकल अबाउट कस्टर्ड बीइंग रेफर टू एज अ परसिवल। परसिवल को क्यों यहाँ पर रेफर किया गया है, तो परसिवल कौन थे, एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल पर्सन थे, उसको किसके साथ, कस्टर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आंसर विल बी, इट इज़ आयरोनिक, विडम्बना है ये, दैट कस्टर्ड इज रेफर्ड टू एज अ पर्सिवल बिकॉज सर पर्सिवल वॉज अ ब्रेव मैन, ब्रेव नाइट फ्रॉम द ऑथरियन लीजेंड। सो एंड वाइल कस्टर्ड इज पोर्ट्रेट एज अ टिमिड ड्रैगन, एक डरपोक सा ड्रैगन है ये। तो बताइए, एक किसी ब्रेव नाइट को, एक ब्रेव योद्धा के साथ एक डरपोक ड्रैगन को कंपेयर किया जा रहा, तो क्या ये एक आयरनी है ना। हु फ्रिक्वेंटली सीक सेफ्टी रादर देन शोइंग, शोइंग करेज, कि करेज दिखाने के बदले वो क्या सेफ्टी जगह खोजता रहता है, कहता है हमको केज में बंद कर दो मैं सेफ रहूंगा। तो वो क्या है, एक कवर्ड है, टिमिड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द वर्ड अनमर्सीफुल है ना, अनमर्सीफुल एक वर्ड है, इज द गिवन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज दैट वेलिंडा, वेलिंडा क्या करती है उसको, तो यहाँ पे क्या भरना है, टीजिंग कस्टर्ड विदाउट पीटी, ये वाला पीटी नहीं, PITY वाला पीटी, दया, ठीक है, पीटी एंड रिलेंटेंसली टिकलिंग हिम, वो उसको गुदगुदाती है, परेशान करती है, ये सब वो करती है, ये आपको भरना है, पीटी दूसरा वाला पीटी, PITY वाला पीटी करके। नेक्स्ट है व्हाट इमेज ऑफ कस्टर्ड इज क्रिएटेड इन द अबव लाइन, वो अबव लाइन से आपको कस्टर्ड का कैसा कैरेक्टर निकल करके आया है, कैसा इमेज निकल करके आया है कस्टर्ड का। द इमेज ऑफ कस्टर्ड क्रिएटेड इन द अबव लाइन्स इज दैट ऑफ अ टीमिड एंड फियरफुल ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन है, who desire safely and the protection in contrast of the other character who are portrayed as a brave and bold। सब लोग अपने आप को ब्रेव शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये डरपोक छुपने छुपाने की बात कर रहा है। तो ये था इसका कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, या तो ये करना है या ये करना है। ओके, तो इसमें भी बी में भी एक लाइन दिया गया है एमेंडा के बारे में। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी read दिस पोएम एमेंडा। यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है, सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला है कि व्हाट इमेज डज द अबव एक्सट्रैक्ट क्रिएट एन एमेंडास मदर, एमेंडास की मदर के बारे में कैसा एक इमेज बन रहा है। सो योर आंसर विल बी द एक्सट्रैक्ट क्रिएट एन इमेज ऑफ एमेंडास मदर एज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑथोरिटेटिव एंड कंट्रोलिंग। कैसी वीमेन है वो, स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा आधिकारिक है, कंट्रोल करने वाली है। सी कॉन्स्टेंटली instructs Amanda on how to behave, focusing on her posture and manner, and this suggests that Amanda's mother is concerned with discipline and proper conduct, leaving Amanda's feeling restricted।
कि हर चीज़ के लिए टोकती है, बैठना कैसा है, कैसा मैनर देखना है, क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन में रहना है, नाक नहीं खुजाना है। उसकी मम्मी के भी अजीब-अजीब नखरे थे, तो ये आपका आंसर है। उनकी मम्मी का इस तरह का इमेज क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द सेकंड वर्स रिटन इन ब्रैकेट? सेकंड वर्स को ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है? Your answer will be the second verse is written in brackets because it represents Amanda's inner thoughts and imagination. उसके अंदर के थॉट और उसकी कल्पनाओं को दिखाया जा रहा है। While her mother scolded her in the first verse, जब वो पहले उसको डांटती है, Amanda escapes into the fantasy world where she is mermaid. वो अपने काल्पनिक दुनिया में चली जाती है जहाँ वो क्या है, एक जलपरी है, मरमेड है, एक जलपरी की बेटी है, इस तरह का कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में चल जाती है। फ्री फ्रॉम रूल्स, जहाँ कोई रूल नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंजॉइंग पीसफुल एंड ब्लीस, जहाँ बहुत ही फ्रीडम है, जहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं है, उस तरह की कल्पना में वो चली जाती है। अगला सवाल है अमेंडाज कॉल हरसेल्फ एज अ मरमेड बिकॉज वो अपने आप को एक जलपरी कंसिडर करती है ना, मत्स्य कन्या हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मत्स्य कन्या। उसको हम लोग जलपरी या मत्स्य कन्या भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों फील करती है? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन आंसर। अमेंडा लॉन्ग्स टू फ्री लाइक अ मरमेड विच सेल्स एफर्टलेसली इन द सी। जो एकदम आराम से सब कुछ करे, उनको कोई रोके टोके ना। अगला सवाल है अमेंडा वॉन्ट्स टू बी अ सोल इनहैबिटेंट इन द सी। इलुसिएटेड कह रहा है कि वो क्यों समुद्र के किनारे ही रह जाना चाहती है, घर नहीं जाना चाहती है। इस वाक्य की व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए। आंसर विल बी Amanda desired to be the sole inhabitant in the sea because in her imagination this represent absolute freedom and solitude. वो एकदम अकेला रहना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है। She wants to escape from the constant instructions and restrictions placed on her. अपनी माँ से वो भाग जाना चाहती है, समझिए। By her mother and society. समाज के रूढ़िवादी बंधनों से वो मुक्त हो जाना चाहती है। As the only one of the she, Amanda imagines being free to live on her own terms without anyone controlling her. कि मैं अपने टर्म और कंडीशन पर जीना चाहती है, विदाउट किसी के कंट्रोल के। वीडियो लंबी बन रही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स। 5 दिए हैं, 4 करने हैं, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन का इक्वल वैल्यू है। सबसे पहला है इलिस्ट्रेट लैंचो अनवेविंग फेथ इन द डिवाइन अ लेटर टू गॉड। लेंचो को गॉड पर एकदम अनवेवरिंग फेथ था, एकदम अनकंडीशनल फेथ था कि भगवान मेरी सुन ही लेंगे और वो मुझे कितना 100 पेसो भेज ही देंगे। तो ऐसा कैसे था, इसको इलस्ट्रेट करिए, व्याख्या करिए, बनाइए। चलिए सो योर आंसर विल बी लेंचो हैड immense faith in God. After a hailstorm destroyed his crops, he believed that only God could save him and his family. भगवान ही है जो सिर्फ बचा सकते हैं from the starvation, भूखमरी से। He wrote a letter to the God asking for 100 pesos, convinced that God would send him the money even when the post office employees sent him 70 peso. He believed that God had sent the full amount, but the employee had stolen some of it. क्या लगा कि भगवान मुझे 100 पेसो भेज ही देंगे, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प की और 70 पेसो भेजा तो उसको क्या लगा कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे, इन लोगों ने आधा चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2 इन व्हाट वे did Nelson Mandela earning for freedom alter the course of his life? किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम को अर्न किया अपने लाइफ के कोर्स से अल्टर जा करके? योर आंसर विल बी सो
Answer of the second question. Nelson Mandela's yearning for freedom transformed him from a law-abiding citizen to a revolutionary leader. And initially he sought personal freedom, but as he grew older, he realized that true freedom could only be achieved by liberating all the people of South Africa from apathy. रंग भेद से सबको मुक्ति मिलेगी तभी हम फ्रीडम हो पाएंगे. This desire led him dedicated his life to fighting for justice and equality, spending 27 years in a prison for his cause. इसके लिए वो 27 साल तक जेल भी काट चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड वन. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? इज इट एथिकल टू इनक्लोज वाइल्ड एनिमल्स within cages? Discuss with reference to the poem A Tiger in the Cage. कि जानवरों को केस में रखना कहाँ तक सही है, बताइए उसको. नाउ आंसर विल बी in the poem The Tiger in the Zoo. The tiger is confined to a small cage which limits its freedom and natural instincts. The poet portrayed the tiger's frustrations and हेल्पलेसनेस. कि जो राइटर है वो पोइट है, देख रहा है उस टाइगर के फ्रस्ट्रेशन को, देख रहा है उसकी मजबूरी को, देख रहा है. एज इट इज़ फोर्स्ड टू पीस इन कैप्टिविटी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वाइल्ड एनवायरनमेंट. कि वो अपने कैसे जंगली वातावरण से वो वंचित हो गया है. कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केजेज इन एथिकल. कह रहा है कि किसी भी एनिमल को केज में रखना बहुत ही बुरी बात है. बिकॉज इट रोब्स देम टू देयर नेचुरल बिहेवियर, फ्रीडम एंड द एबिलिटी टू लिव इन देयर हैबिटेट. कि वो अपने हैबिटेट में रहने के लिए स्वतंत्र है, तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए. ये था आपका आंसर. अगला सवाल है. अपॉन इनकाउंटरिंग द decaged cow on the road, Valley was emotional comment with reference of the Madam Rides the Bus. तो ये चैप्टर से है, मैडम राइड दी बस से है. सो उस बच्ची का क्या नाम रहता था? वाली. आंसर विल बी व्हेन वाली सी द डेड काउ ऑन द रोड. जब वाली ने मरी हुई गाय को रोड पे देखा. सी डीपली अफेक्टेड द प्लेफुल एंड केयर फ्री काउ that she had seen earlier now. Less lifeless. कभी उसने उस गाय को जिंदा देखा था और अब वो लाइफलेस है. Which shocks and sadness her. उससे वो बहुत दुखी होती है. And this moment makes Wally realize that harsh reality of the death and contrast with her earlier excitement during the bus ride, highlighting her emotional maturity. उसी दिन वाली को जिंदगी की रियलिटी पता चलती है. ये था आपका आंसर. नाउ आप लोगों को 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, मगर मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस को डील कर दे रही हूँ. किसी बच्चे ने 4 छोड़कर हो सकता है मे बी 5 लिख दिया हो. तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ना, जो उनको ईजी आता है वो ऐसा करते हैं. तो मैं 5 नंबर को भी डील कर रही हूँ. ठीक है. हाउ डज मॉडर्न इंडिया रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशन ऑफ कैरेज एंड ब्रेवरी इन कुर्गी कल्चर. ठीक है. Your answer will be modern India recognizes the tradition of courage and bravery in Kurgi cultures through the reputation of the Kurgi people as a valiant warriors. And Kurgis have a long history of military service and many have served in the many armies. The Kurg regiment is one of the most decorated units in the armed forces and their bravery continue to be celebrated in modern India. Okay. I think we have finished this question number 5th one. Okay. Now 9th number. Question number 9th. Answer any 2 of the following 3 questions. 3 में से 2 करने हैं फिर से आपको. पहला है एजुकेशन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन भोली. भोली वाला चैप्टर से है आपका.
So योर आंसर इज एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली। भोली को कैसे एजुकेशन बदल देता है, फ्रॉम अ टीमिड एंड इनसिक्योर गर्ल टू अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ एंश्योर्ड गर्ल यंग वीमेन। कैसे एक डरी सहमी सी बच्ची को कैसे एक कॉन्फिडेंट वाली यंग गर्ल में बदल देती है। इनिशियली भोली वॉज मॉक्ड ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस एंड अ स्पीच इशू। बेचारी को बोलने में हकलाने में फंबलिंग करती थी वो बहुत ज़्यादा मजाक का शिकार हो जाती थी। हाउएवर विद द इनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, उसके टीचर ने उनको इनकरेज किया था, एंड द नॉलेज एंड गेन्ड एट अ स्कूल शी बिगेन टू रियलाइज हर वर्थ एंड दिस न्यू फाउंड कॉन्फिडेंट, जब उसको ये नया वाला कॉन्फिडेंट मिला, empowered her to stand up and herself reject an unfair marriage proposal। अपनी शादी उस बुढ़े से हो रही होती है ना, तो वो मना कर देती है कि नहीं करूंगी, जाओ, ज़्यादा दहेज ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज refusing to accept our circumstances can result in an unhappy life। Discuss the bribe with reference to the story the necklace। the necklace वाला स्टोरी कैसे circumstances जो होती है कैसे बदलती है, आपको थोड़ा सा ब्रेव करना है। नाउ सो आंसर विल बी इन द नेकलेस Mathilde Loisel's refusal to accept the modest circumstances leads to her dissatisfaction and eventual misery। उसके साथ एक घटना घटित हुआ था। So she constantly earns for a luxurious life, borrows a necklace to appear wealthy at party। और उसको एक रईसों की पार्टी में जाने के लिए उसकी वाइफ को एक नेकलेस चाहिए था। When the necklace is lost, she had her husband spend 10 years repaying the debt in court to replace it। 10 साल लगे उसको उस नेकलेस का चुकाने में, जो उसकी वाइफ ने खो दिया था। उसने असली डायमंड के नेकलेस खरीद के उसको लौटाना पड़ा, जबकि वो आर्टिफिशियल था। एंड हर रिफ्यूजल टू embrace reality result in a life filled with the hardship, showing how discontent can lead to unhappiness। अगला सवाल है, हाउ वॉज द हरी सिंह अपीलिंग अ स्माइल एट द एंड डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर स्माइल ऑफ हिज ऑन अर्लियर ओकेजन। तो हरी सिंह की बात आ रही है। ये जो हरी सिंह था, अंत में हरी सिंह द्वारा दी गई स्माइल, जो उसकी मुस्कुराहट थी, उनके माननीय द्वारा पहले की गई मुस्कुराहट से किस प्रकार वो अलग थी, है ना। ओकेजन के पहले वो स्माइल किस तरह से अलग थी, आपको वो बताना है। आंसर विल बी हरी सिंह अपीलिंग स्माइल एट द एंड ऑफ द स्टोरी डिफर फ्रॉम अर्लियर वंस। पहले और अंत वाली हंसी दोनों में डिफरेंसेस था। कैसा था, क्यों था? बिकॉज अनलाइक हिज प्रीवियस डिसऑनेस्ट इंटेंशंस दिस स्माइल रिफ्लेक्ट जेन्युइन ग्रेटिट्यूड एंड सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कह रहा पहले वाली उसकी हंसी जो थी वो एकदम जेन्युइन थी, ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थी, और सेंस था उसमें एक। अर्लियर वाले में, अर्लियर हिज स्माइल वर मैनिपुलेटिव एम्ड इन गेनिंग ट्रस्ट बिफोर स्टीलिंग। चोरी करने से पहले वो कन्विंस करना चाह रहा था, उसकी हंसी दूसरी वाली थी। हाउएवर बाय द एंड हरी डिसाइडेड टू रिफॉर्म एंड स्टे विद अनिल एंड शोइंग दैट ही वाज चूजन अ पाथ ऑफ ऑनेस्टी। पैसे चुरा के भाग रहा था, लेकिन रास्ते में फिर उसका माइंड फिर गया और वो लौट आया, बोला नहीं नहीं ये अच्छा बंदा है, इसके साथ रह के कुछ सीखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। 100 या 120 शब्द में इसका आंसर करना है। दो हैं, एक ही करना है। पहला कह रहा है कि सेल्फ डाउट एंड फियर act as barrier to success. On the other hand, curiosity leads to learning new things. Justify the statement and citing instances from his first flight and the madam rides the bus। जो सेल्फ डाउट होता है, खुद पर डाउट करना, वो क्या करता है, आपको सक्सेस होने से रोकता है। लेकिन जब आपकी खुद की क्यूरियोसिटी हो, कि कुछ नया सीखने का जुनून हो, तब आप बेहतर कर जाते हैं। इसको जस्टिफाई करना है कैसे, फर्स्ट फ्लाइट से और मैडम राइड दी बस के साथ। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सवाल है हमारा और ये इसका आंसर है। देखिए,
इन हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सिगुल सेल्फ डाउट, सिगुल डाउट में रहता है, फियर है उसके अंदर, एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम द टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो उसे रोकता है, वो डर ही उसको रोकता है उसकी पहली उड़ान के लिए, डिस्पाइट हिज फैमिलीज इनकैरेजमेंट, जबकि उसकी फैमिली इनकैरेज कर रही होती है। इट इज ओनली व्हेन हंगर फोर्सेस हिम टू फ्लाई दैट ही रियलाइज दैट हिज एबिलिटी, लेकिन जब उसको भूख लगी है तब उसको अपनी एबिलिटी का रियलाइज हो रहा है, एंड एक्सपीरियंस सक्सेस। सिमिलरली इन मैडम राइड द बस, वाली क्यूरियोसिटीज अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड pushes her to explore beyond her small village, कि अपने गांव से बाहर की दुनिया में उसको खींच लाती है उसकी इच्छाएं। by taking a bus ride along through she is initially anxious, her curiosity leads her to learn valuable lesson about life। so ये आपका आंसर था। दोनों में कैसे कैसे कंपैरिजन किया गया है, डर से बाहर निकाला गया है। नाउ दी और नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बी, ये क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस द पोर्ट्रेयल ऑफ द टाइगर इन द पोयम अ टाइगर इन द जू फ्रॉम द डिपिक्शन ऑफ द टाइगर इन द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या कहते हैं, जस्टिफाई करना है। ओके, सो योर आंसर विल बी इन a tiger in zoo. The tiger is depicted as a caged animal, restricted and confined to a small space. उस बेचारे एनिमल को, उस टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में भर दिया गया है, वहाँ पर वो सिमट करके रह गया है। कन्फाइड मीन्स क्या, छोटी सी जगह में किसी को रख देना, दैट इज कन्फाइड। द पोएम एम्फेसाइजेज द टाइगर्स फ्रस्ट्रेशन, टाइगर का गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, जो फ्रीडम के लिए छटपटा रहा है, एंड पोर्ट्रेइंग, कैसा चित्रण किया गया है, द एनिमल एज अ विक्टिम, ऐसा लग रहा है कि बेचारा वो कोई अपराधी हो, ऑफ ह्यूमन क्रुअल्टी, इंसान के निर्दयता के वो शिकार हैं। इन कंट्रास्ट, इसके उल्टा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द टाइगर इज पोर्ट्रेट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एज अ पावरफुल एंड फोर्सियस क्रिएचर। इसके उल्टा में अगर आप देखिएगा तो वाइल्ड एनिमल क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। शेर को देखिए आप जंगल में जाकर, है ना, फोर्सियस क्रिएचर है वो। द पोएम यूजेज अ ह्यूमरस टोन टू डिस्क्राइब द टाइगर हंटिंग इंस्टिंक्ट, highlighting its natural behavior in the wild, and primary distinction lies in the portrait of the tiger's captivity versus its freedom in the wild. Now the 11th number question, answer any one of the following two questions in about 100 to 20 words। अब दो दिए गए हैं, आपको एक करना है। इसका वैल्यू कितना है, 6 मार्क्स का है ये एक क्वेश्चन इकलौता। ठीक है, पहला कह रहा है कि इमेजिन यू आर भोली एंड राइट अ डायरी एंट्री, कि आप मानो कि भोली हैं और एक डायरी एंट्री लिख रहे हैं, तो एक्सप्लेनिंग हाउ यू डेयर टू टेक सच अ बोल्ड स्टेप ऑफ रिफ्यूजिंग टू मैरी बिसम्बर, बिसम्बर से शादी को रिफ्यूज करने के लिए एकदम बोल्ड स्टेप कैसे लेंगे, अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है, डायरी एंट्री में, अब डायरी एंट्री लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, भोली, डायरी एंट्री। टुडे आई टुक द बोल्डेस्ट स्टेप ऑफ माई लाइफ, कि मैंने आज एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। एज आई स्टूड बिफोर द क्राउड वॉचिंग बिसम्बर इंसल्ट माई फैमिली एंड डिमांड अ डॉरी फॉर माई मैरिज, कि शादी के लिए वो डॉरी मांग रहा था, बिसम्बर इंसल्ट कर रहा मेरी फैमिली को। Then something stirred within me, and the years of schooling, the encouragement from my teacher and the confidence I gained all came rushing back। जो भी मैंने सीखा था स्कूल में और टीचर से सब वापस आ जाता है। And I realized that I am not a same timid girl anymore, कि अब मैं कोई वो डरी डरी सहमी सी बच्ची नहीं हूँ। I deserve respect and I cannot let anyone treat me or my family this way, कि कोई भी मुझे और मेरे फैमिली को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकता है। देन आई स्टूड अप द रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड शॉकिंग एवरीवन, सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। देन इट वाजंट इजी बट आई न्यू इट वाज द राइट थिंग टू डू, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड फाइनली आई हैव कैरेज टू मेक माई ओन चॉइसेस। और इस समय मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी अपनी खुद की चॉइस थी। तो ये क्या था, एक डियर डायरी थी, डायरी एंट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, now the question number B, and I think this is the last question of your question sheet। ये आखिरी सवाल है। ठीक है, so ये क्या कह रहा है कि in the story a triumph of surgery a wealthy woman's nonsial behavior is depicted। Do you think such individuals are merely
displaying foolishness, or could their actions potentially inflict harms upon others? Suppose your answer from the text. तो वो जो वेल्दी पुलिस लेडी थी जो अपने डॉगी का 10 तरह से ट्रीटमेंट करवा रही थी, उसके बारे में आपको लिखना है. नाउ आई हैव डन फॉर यू. merely displaying foolishness, or could their actions potentially inflict harm upon others? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ, इन अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मिस पैम्फ्रीज एक्सेसिव पैम्परिंग ऑफ हर डॉग. अपने डॉग का बहुत ज़्यादा, ट्रिकी का बहुत ज़्यादा वो पैम्पर कर रही है. एंड ट्रिकी इज मोर देन जस्ट फूलिशनेस. इट नियरली हार्म द डॉग्स हेल्थ एंड हर overindulgence in feeding Tickly rich food and giving him constant attention leads to the dog's obesity and lethargy. डॉग को क्या कर देता है? ओबेसिटी कर देता है, मोटापा का शिकार हो जाता है और लथार्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है. सी इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द हार्म हर एक्शंस कॉज बिकॉज ऑफ हर मिसप्लेस्ड अफेक्शंस. वो समझ नहीं पाती कि इसको हुआ क्या है. And this shows that well-intentioned but excessive behavior can result in unintended harm. So, if not for the intervention of the vet, Tricky's health could have deteriorated further. So, Miss Pumphrey's actions serve as a reminder that ignorance, even when motivated by love, can have harmful consequences. कि हद से ज़्यादा प्यार, उसका भी परिणाम बुरा हो जाता है. वो अपने उस डॉगी का, उस पपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, बहुत ज़्यादा खिलाती है, तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है. आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लिया है और आप लोगों ने इसको मैच भी कर लिया है. आई आप सबका आंसर बहुत ही अच्छा रहा हो और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया हो. सभी लोग ने बहुत बढ़िया स्कोर भी करिए, बहुत अच्छा स्कोर भी करिए. आप लोग आगे बढ़िए, इसी तरह पढ़ते रहिए, दिल जान जिगर लगा करके पढ़िए और बढ़िया सा अपनी लाइफ में एक पोजीशन इंश्योर करिए. सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. ये आपका आखिरी पेज आ गया है. 16 out of 16. We have finished all question answer. We have already discussed all question answers. I hope कि ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो और आप लोग इसके साथ मैच कर सके. Thank you so much. And we will meet very soon with another video. Till then, thank you.